नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौते को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली बिलों में 50% छूट की घोषणा की। भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 149 करोड़ 57 लाख के पार। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संस्थान अब और अधिक सुविधाओं से लैस हो जाएगा। इस परिसर को देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। संस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी हो गया था। संस्थान के निर्माण पर 530 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। इस परिसर में 460 बिस्तरों की कैंसर यूनिट की व्यवस्था होगी, जो आधुनिक नैदानिक और उपचार सुविधाओं से लैस होगा। ये संस्थान उन्नत कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति गठित की है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना 3 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष होंगे। अन्य सदस्य हैं खुफिया ब्यूरो के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के महानिरीक्षक एस सुरेश। इस समिति को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने को कहा गया है। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री कोविंद ने पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक की घटना पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर लापरवाही बताते हुए चिंता व्यक्त की। गृह मंत्रालय ने घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इस बीच पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। समिति अपनी रिपोर्ट 3 दिन में सरकार को सौंप देगी। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल राज्य पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। योजना से लगभग 10,750 सर्किट किलोमीटर पारेषण लाइन और उपकेंद्रों की करीब 27,500 मेगावोल्ट एम्पियर ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 पर लगभग 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और इस स्कीम के माध्यम से 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा और लगभग 20 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन किया जाएगा।
फेज 2 के अंतर्गत 7 राज्यों में, जो कि गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, यहाँ पर 10,750 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा। पहले भी जो फेज 1 था उसमें अब तक लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। फेज 1 में 10,142 करोड़ रुपए की कुल लागत थी और इनमें 8 राज्यों के लिए स्वीकृति दी गई थी। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौता ज्ञापन को भी मंजूरी दी है। भारत और नेपाल के बीच में एक ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी। ये समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम तथा जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय और त्वरित जानकारी देने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के फैसले से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 450 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण की मंजूरी से ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलेगा। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। वहीं बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यय और अन्य संबंधित विषयों पर अध्ययन के लिए समिति गठित की थी। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए राज्य में किसानों के निजी ट्यूबवेल के बिजली बिलों में 50% छूट देने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस फैसले से प्रदेश के 13 लाख किसानों को लाभ होगा। सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ये निर्णय इसी महीने से लागू हो जाएगा और इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के मीटर वाले, बिना मीटर वाले, ऊर्जा कुशल और निजी नलकूप तथा शहरी क्षेत्रों में मीटर वाले नलकूपों को शामिल किया जाएगा। इस फैसले से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होगा, जिसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार अनुदान देगी। नई बिजली दरों के हिसाब से अब ग्रामीण इलाकों में मीटर वाले ट्यूबवेल की बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट की बजाय 1 रुपए प्रति यूनिट होगी। वहीं फिक्स चार्ज भी 70 रुपए से घटाकर 35 रुपए प्रति हॉर्स पावर कर दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी 572 किलोमीटर की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन पर 12,981 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के निर्माण से श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अयोध्या रिंग रोड बनने से यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी। भगवान श्रीराम वन गमन मार्ग के निर्माण से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल प्रयागराज, चित्रकूट, कौशाम्बी और श्रृंगवेरपुर धाम जुड़ेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 233 के निर्माण से भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, वाराणसी और सारनाथ से जुड़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज से दूरदर्शन समाचार के 2 दिन के मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे। कॉन्क्लेव की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर केंद्रित सत्र डबल इंजन का तंत्र क्या है जीत के मंत्र से होगी।
मेगा कॉन्क्लेव का प्रसारण दूरदर्शन समाचार और क्षेत्रीय डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। हमारे नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, दंगाइयों और भ्रष्टों पर हो रहा प्रहार है, इसीलिए फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में, फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है, फर्क साफ है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए 14440 पर मिस्ड कॉल दें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जनहित में जारी। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौते को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली बिलों में 50% छूट की घोषणा की। भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 149 करोड़ 57 लाख के पार। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने का अनुरोध किया है। ये अभियान सोमवार से शुरू होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को ये टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 1,49 करोड़ 57 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 2,630 मरीज सामने आ चुके हैं। कोविड टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने कहा है कि देश में टीकाकरण 150 करोड़ पहुंचने वाला है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
150 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके आज लग जाएंगे। ये एक बहुत गर्व करने वाली खबर है। कोविड का टीका लगाया है और जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा हम लोगों में कोविड का जो मार थी, जो कोविड की त्रासदी थी, उसका प्रभाव कम हुआ है। और पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से 15 से 17 साल के हमारे युवा साथियों ने आगे बढ़कर के टीके लगवाए हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। दिल्ली में मैक्स अस्पताल के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि यदि कोरोना पीड़ित व्यक्ति हृदय रोगी भी है तो उसे पृथकवास में काफी एहतियात की आवश्यकता है। हम हर साल देखते हैं कि विंटर सीजन हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ज्यादा लोग एडमिट होते हैं हार्ट डिजीज से। अब उनको एक तरफ से कोविड है और दूसरी तरफ से हार्ट डिजीज है, उनको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो उनको कैसे बचाव कर सकते हैं कि एक तो ठंड से बचना, फिर दूसरा अपने आप दवाई रेगुलरली खानी है। तो कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विंटर्स में, ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करिए। दवाई मॉडिफाई करनी पड़ती है बीपी की इस सीजन में, जिसको भी ध्यान रखना पड़ा। बिहार में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़ने के कारण सभी शिक्षा संस्थान 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। राज्य में कल 2379 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोविड का अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में कम घातक प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही नहीं बरती जा सकती। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडनम गैब्रियासिस ने कहा कि इस वेरिएंट को कम नहीं आंका जाना चाहिए क्योंकि इसका संक्रमण पूरे विश्व में रिकॉर्ड तेजी से बढ़ा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर अनूप कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभिन्न प्रयासों की चर्चा करेंगे। दिव्यांगजन हमेशा नरेंद्र मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए भवनों और स्थलों को सुलभ बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत मुख्य रूप से स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और न्यायालय जैसे सार्वजनिक भवनों और पर्यटन स्थलों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। रैंप, लिफ्ट, शौचालय और पार्किंग जैसी सुगम्यता सुविधाएं प्रदान करके कुल 1524 भवनों को पहले ही सुलभ बनाया जा चुका है। इनमें 1000 से अधिक केंद्र सरकार के भवन हैं। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 494 भवन शामिल हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचे के साथ साथ परिवहन क्षेत्र की सेवाओं में समग्र रूप से पहुंच प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों पर टिकट बुकिंग, पूछताछ और बुकिंग की स्थिति जैसी सेवाओं को विकलांगों के अनुकूल बनाया जा रहा है। सभी 35 अंतर्राष्ट्रीय और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 को सुगम्यता की सुविधाएं प्रदान की गई है। वहीं लगभग 1391 रेलवे स्टेशनों पर सुगम्यता की सुविधा प्रदान की गई है। 8,33,000 से अधिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को रैंप, हैंडल और सुलभ शौचालय के प्रावधान के साथ बाधा मुक्त बनाया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। जोहानिसबर्ग में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में अब दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच 11 जनवरी से केप टाउन में खेला जाएगा। भारत ने सेंचुरियन में पहले टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 113 रन से हराया था। सानिया मिर्जा और यूक्रेन की नादिया किचनॉक एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब सानिया और नादिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी और स्टॉर्म सैंडर्स की जोड़ी से होगा। आजादी के अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें।
उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है, जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी की रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे, जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए, जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे। तभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। शुरू में रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, जिसे बाद में सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। बर्लिन से प्रसारण में बोस ब्रिटिश क्षेत्रों पर जापानी विजय का उत्सव मनाते थे और पूरे जुनून के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करते थे। आजाद हिंद रेडियो का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों से रेडियो प्रसारण का मुकाबला करना था। अखिल ब्रह्मांड पति प्रणमि चरणे। आज स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक ज्ञानांजन नियोगी की जयंती भी है। उनका जन्म 7 जनवरी 1891 को हुआ था। ज्ञानांजन पर ब्रह्म समाज के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो ज्ञानांजन स्वाधीनता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। 1909 में ज्ञानांजन नियोगी ने कलकत्ता वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन बनाया। शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त वो संस्थान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लाभ के लिए मेडिकल सहायता और विकास कार्यों का आयोजन भी करता था। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की गहन यात्रा की और गरीबों तथा समाज के अशिक्षित वर्गों में जागरूकता फैलाने के लिए मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन का उपयोग करना आरंभ किया। स्वदेशी चीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानांजन ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया। 1930-31 के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के महापौर थे
तो उन्होंने ज्ञानांजन से स्वदेशी अभियान चलाने का आग्रह किया था। स्वतंत्रता के उपरांत जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो ज्ञानांजन नियोगी ने जी जान से पुनर्वास कार्य किया। 13 फरवरी 1956 को ज्ञानांजन की आत्मा श्री चरणों में विलीन हो गई। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के चदूरा इलाके में कल रात सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। कल शाम से शुरू हुई मुठभेड़ अंतिम समाचार मिलने तक जारी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज हैदराबाद में ई गवर्नेंस पर 24वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से महामारी के बाद डिजिटल प्रशासन की थीम पर 2 दिन के सम्मेलन का आयोजन किया है। इस दौरान ई गवर्नेंस 2021 के लिए 6 वर्गों में राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई और चेन्नई में भी आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा और बाद में आसमान साफ हो सकता है। श्रीनगर और गिलगित में बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में भी बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में सुबह धुंध या कोहरा छाया रहा। इम्फाल में घना कोहरा छाया रहेगा। शिलांग में सुबह कोहरा छाया रहा, बाद में आसमान साफ रहेगा। आइजॉल में हल्का कोहरा छाया रहेगा। कोहिमा और ईटानगर में आसमान साफ रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर केंद्र और पंजाब सरकार की अलग अलग जांच समितियों का गठन अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सुनवाई आज। कड़े कदम उठाएगा गृह मंत्रालय, बड़े और कड़े फैसले किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के फिर बेकाबू होने पर हिन्दुस्तान का कहना है, एक दिन में 56% से ज्यादा बढ़ गए मरीज, बीमारी हल्की, अस्पताल में भर्ती दर 5%। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, अगले 25 दिन बेहद अहम। दैनिक भास्कर लिखता है, देश के आधे केस सिर्फ पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में। कोलकाता में संक्रमण दर लगभग 50% और मुंबई में 30% हुई। हरियाणा में भी एक दिन में दोगुने हुए मामले। जनसत्ता ने लिखा है, इटली से आए विमान से उतरे 125 यात्रियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। राजस्थान पत्रिका ने बंबई उच्च न्यायालय के अहम फैसले को सुर्खी दी है, सार्वजनिक अवकाश कानूनी अधिकार नहीं, बहुत है छुट्टियां, अब इनमें कटौती का वक्त। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक पर लोकसत्य की सुर्खी है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर को मंजूरी, नेपाल और भारत के बीच महाकाली नदी पर पुल निर्माण को स्वीकृति। गुजरात में जहरीले धुएं से 6 मजदूरों की मौत की खबर जनसत्ता के मुखपृष्ठ पर है। 22 अन्य अस्पताल में भर्ती हैं। सूरत में एक फैक्ट्री के पास टैंकर से निकले जहरीले धुएं से हुई ये दुर्घटना। दैनिक जागरण लिखता है, विशेष लोन अभियान से 13.5 लाख छोटी कंपनियों और 6 करोड़ परिवारों की जिंदगी बची। कोरोना संकट के पहले चरण में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए लाई गई आपात ऋण गारंटी स्कीम से करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां बची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में हुई गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनाव खर्च सीमा बढ़ाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए नेपाल के साथ समझौते को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली बिलों में 50% छूट की घोषणा की।
भारत का कोविड टीकाकरण आंकड़ा 149 करोड़ 57 लाख के पार। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।